नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में हैं। बताया जा रहा है कि एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हो सकती है। बताया गया कि शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजीत पवार गुट और बीजेपी में महाराष्ट्र की 48 सीटों का बंटवारा कैसे 48 सीटों का बंटवारा कैसे हो, इसका फार्मूला निकाला जाना है। बीजेपी 48 में से 30 सीटों पर लड़ना चाहती है। शिवसेना को 12, एनसीपी को 6 सीटों का ऑफर दिया गया है। वहीं एकनाथ शिंदे गुट इस फार्मूले से सहमत नहीं दिख रहा है। 2019 की बात करें तब बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था। तब बीजेपी 25 और शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। बीजेपी ने 23 और शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी। अब शिवसेना में टूट हो गई है, लेकिन 2019 के फार्मूले के हिसाब से ही शिंदे गुट 22 सीटें मांग रहा है। अभी 13 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ हैं। संजय शिरसाट ने 22 सीटें मांगने की पुष्टि की है। सीटों को लेकर कोई पेच नहीं फंसा है, ये भी उन्होंने कहा है। तीनों दलों के नेता जो है मामला सुलझा लेंगे। इलेक्शन जब आता है, कोई भी इलेक्शन, अब लास्ट टाइम हमने 22 सीटें लड़ी थी, तो इसलिए हम 22 सीट मांग रहे हैं। लेकिन लास्ट टाइम आपकी सीट ज़्यादा आई थी, पूरी पार्टी थी, अब तो आधी पार्टी है। पार्टी कितनी नहीं, शिवसेना हम हैं। अब पार्टी में अभी अब 40 विधायक हमारे साथ है, 13 सांसद हमारे साथ में है। अब ये सब चीज़ों को अगर देखेंगे तो अगर मोदी साहब को अगर पंतप्रधान बनाना है तो अपने को भी, हमारा भी ताकत पूरी लगना चाहिए और वो लगा के हमको ये सब करना है। लोकसभा का टारगेट किसी का, बीजेपी का है। बीजेपी का पंतप्रधान बनना ये मंशा हमारी भी है, तो है ना, तो हमारी जवाबदारी बनती है वो। उधर सीटों को लेकर महाविकास आघाड़ी की भी बैठक हुई है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को 18 सीटें मिल सकती हैं, जबकि शिवसेना यूबीटी को 18 से 20 सीटें दी जा सकती हैं। शरद पवार की एनसीपी को 8 से 10 सीटें दी जा सकती हैं। 5 से 6 सीटों पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। वंचित बहुजन आघाड़ी 5 सीटें मांग रही है। कोल्हापुर, सांगली, हिंगोली, जालना और रामटेक पर गतिरोध बना हुआ है। साथ ही मुंबई की कुछ सीटों पर भी अपनी अपनी दावेदारी सब दल कर रहे हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी रौनक हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये जो चर्चा हो रही है ये काफ़ी लंबे समय से हो रही है, और इसमें जो मूलतः दिक्कत आ रही है वो ये है कि जो सहयोगी दल हैं इन 3 पार्टियों के अलावा, उनकी हिस्सेदारी वो ज़्यादा मांगना चाह रहे हैं, और यही कारण है कि इसमें फार्मूले में बनने में कोई देरी दिखाई दे रही है। तो कोल्हापुर, सांगली, हिंगोली, जालना, रामटेक, इस पर महाविकास आघाड़ी में गतिरोध बना हुआ है इन सीटों को लेकर। और वहीं बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी में भी सीटों की संख्या को लेकर अभी तक जो है गतिरोध दिखाई दे रहा है। और हमारे से भी रौनक हमारे साथ जुड़ गए। रौनक, अभी जो बीजेपी है और साथ ही अगर विपक्ष की बात करें एमवीए, दोनों की बातचीत चल रही है। आपको क्या लग रहा है कि क्या कोई समझौता जल्दी हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी होनी है। माना जा रहा है उसी के बाद बीजेपी अपने उम्मीदवार घोषित करेगी। जी देखिए, मुख्य तौर पर अखिलेश जी मैं आपको बता दूं कि आज का दिन जो महायुति गठबंधन है उनके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि देर रात को अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री है, बीजेपी नेता, उनके साथ अजीत पवार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की देर रात को सह्याद्री जो महाराष्ट्र का गेस्ट हाउस है वहां पर बैठक होने जा रही है। और इस बैठक में लगभग सीटों के बंटवारे पर बातचीत जो है यहाँ पर फाइनलाइज करने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जाएगी। लेकिन जिस तरह की मांग फिर चाहे शिंदे के विधायक या फिर उनके सांसद कर रहे हैं या फिर अजीत पवार जितनी सीटें चाहते हैं, क्या उतनी सीटें बीजेपी देने के लिए तैयारी, एक बड़ा सवाल या निशान यहां पर बना हुआ है। लेकिन बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी की तैयारियां और उनकी बार्गेनिंग पावर को देखते हुए लगता नहीं कि जितनी सीटें शिवसेना मांग रही है उतनी सीटें उन्हें मिल पाएगी। अभी फिलहाल उनकी मांग है कि 18 से 22 सीटें उन्हें मिलनी चाहिए, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 12 से 14 सीटें ज्यादा से ज्यादा बीजेपी उन्हें दे सकती है। और अगर अजीत पवार गुट की बात की जाए तो अजीत पवार की एनसीपी को लगभग 6 से 8 सीटें जो है वो बीजेपी देने के तैयार है। तो आज देर रात को जो बैठक का नतीजा होगा, हो सकता है कि कल अमित शाह इन तीनों नेताओं के साथ अगर बात बन जाती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुंबई में कर सकते हैं। जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और महाराष्ट्र के बाद अब बात कर लेते हैं बिहार की, क्योंकि वहां पर भी अभी सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। वहां पर क्या फार्मूला हो सकता है, इस पर भी माथापच्ची चल रही है। इस बीच खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल दिल्ली आ रहे हैं। उन्हें विदेश यात्रा पर जाना है और संभव है कि कल वो बीजेपी नेताओं से सीट बंटवारे पर बातचीत करें। 8 मार्च को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक संभावित है और उसमें कहा जा रहा है कि बिहार के उम्मीदवार फाइनल हो जाएंगे। नीतीश कुमार ब्रिटेन के दौरे पर 7 मार्च को जा रहे हैं। 7 दिन का सरकारी दौरा उनका है और माना जा रहा है कि सीटों की डील करके ही वो विदेश जाना चाहते हैं।
और बीजेपी और जेडीयू की अगर हम बात करें तो 2019 में जो जीती हुई सीटें हैं उसी पर लड़ेंगी ये केसी त्यागी, जो कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने एनडीटीवी से कहा है। आपको बता दें कि 2019 में बीजेपी और जेडीयू ने 17-17 और लोक जनशक्ति पार्टी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2019 में बीजेपी ने इसमें 17, जेडीयू ने 16 सीटें जीती थी, एलजेपी ने सभी 6 सीटें जीती थी। अब एलजेपी में टूट हो गई। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी बीजेपी के साथ आ गए हैं, यानी बीजेपी को मांझी और कुशवाहा को भी अपनी सीटें देनी होंगी। इस बार बड़े भाई की भूमिका में रहने वाली ये बीजेपी, ये बात भी कही जा रही है। और केसी त्यागी ने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। नहीं, हमारी तो सीटें बटी हुई हैं। तो ऐलान क्यों नहीं हुआ? 2019 में हम जिन सीटों पर जीते थे, भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर जीती थी, उन्हीं पर पुनः चुनाव लड़ेंगे। तो हमारे बीच में सीटों का कोई बंटवारा नहीं है। जो एनडीए में और पार्टियां शामिल हुई हैं, उनका और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सिलसिला चल रहा है। कल या परसों में मीटिंग होने वाली है, निमट जाएगा। हमारे यहाँ कोई विरोध नहीं है, न विवाद है कोई। महाराष्ट्र बिहार के बाद अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। लोकसभा चुनाव से पहले आज उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया गया और इस तरह बीजेपी ने अपनी स्थिति को और मजबूत करने की कोशिश की है। आज शपथ लेने वाले 4 मंत्रियों में से 2 सहयोगी दलों से हैं। हाल ही में एनडीए में शामिल हुए जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के एक विधायक को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इस विस्तार से बीजेपी ने जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश भी की है। आज जिन मंत्रियों ने शपथ ली उनके नाम आपको बता देते हैं। ओम प्रकाश राजभर, अनिल कुमार जो कि आरएलडी के हैं, दारा सिंह चौहान बीजेपी के हैं और सुनील शर्मा ये भी बीजेपी के विधायक हैं। उत्तर प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ कैबिनेट का विस्तार किया गया और इस विस्तार में कुल 4 मंत्रियों ने शपथ लिया। शपथ लेने वालों में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, इसके अलावा बीजेपी नेता दारा सिंह चौहान, आरएलडी नेता अनिल कुमार और बीजेपी के नेता सुनील शर्मा ने शपथ ली है। उत्तर प्रदेश में 2 मंत्री पश्चिमी यूपी से बनाए गए हैं, वहीं 2 पूर्वी उत्तर प्रदेश से मंत्री बनाए गए हैं। और अगर जाति समीकरण की बात करें तो 2 ओबीसी, 1 दलित और 1 ब्राह्मण को मंत्री बनाया गया है। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 सहयोगियों को अब मंत्रिमंडल में जगह दे दी है। 7 महीने पहले ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे, उनको भी मंत्रिमंडल में अब शामिल कर लिया गया और साथ ही पिछले महीने आरएलडी जो कि एनडीए में शामिल हुई, उसको भी मंत्रिपरिषद में जगह दी गई है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी अपने 4 सहयोगियों के साथ लोकसभा चुनाव में उतरेगी, जिसमें एक आरएलडी है, एक अपना दल है, एक निषाद पार्टी और एक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। तो चारों दलों के अब यूपी मंत्रिमंडल में जगह मिल चुकी है और इसके साथ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव जीतने का जो अपना लक्ष्य है वो अपने सहयोगियों के साथ मिल करके पूरा करना चाहती है। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना और उड़ीसा का दौरा किया। आज तेलंगाना के संगारेड्डी में पीएम मोदी ने रैली की और विपक्ष पर तीखा हमला बोला। अपने परिवार पर लालू यादव के हमले को लेकर एक बार फिर से जवाबी हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट और मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। उन्होंने कहा कि ये परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद युवाओं का अवसर रोकता है तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं। उस उल्टा क्या कहते हैं? ये कहते हैं मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। क्या परिवार वालों को चोरी करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? ना तुम्हारा परिवार है इसलिए चोरी करने की छूट? क्या तुम्हारा परिवार है सत्ता पर कब्जा करने की छूट? मैंने तो देखे हैं ऐसे मुख्यमंत्री, उनके एक ही परिवार के निकट के एक ही कुटुंब के 50-50 लोग उच्च पदों पर उस राज्य में विराजमान हो जाते हैं। क्या ये लोकतंत्र? उधर महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज जलगांव में युवा रैली को संबोधित करते हुए आईएनडीआईए गठबंधन के दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली ये पार्टियां लोकतंत्र को कमजोर कर रही हैं। ये जो मोदी जी के सामने जो पार्टियों का गठबंधन बना है वो कौन है? कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी को
राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, उद्धव ठाकरे को, आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना है, शरद पवार जी को बेटी को मुख्यमंत्री बनाना है, ममता दीदी को भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना है, स्टालिन को उसके बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। इसमें आपके लिए कोई नहीं है भाई। मुझे बताओ, आपके लिए है? कोई है? अरे क्या नहीं है यार, आप सोते नहीं हो। आपके लिए नरेंद्र मोदी है, भारतीय जनता पार्टी। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।